ओके स्टूडेंट्स, हम लोग ने पहले वीडियो में बना रखे हैं 32 क्वेश्चंस कर रखे हैं। तो टर्म 1 एमसीक्यू एग्जाम पेपर क्लास 12 केमिस्ट्री 2021-22 का पैटर्न है। ठीक है, इसमें सृजन स्कूल के ये पेपर था तो उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को हमें अटेम्प्ट करना चाहिए। अब इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इन दी स्ट्रक्चर ऑफ पेंटाहाइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली का में कौन कौन है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ठीक है, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सबिंदा। तो इसका फॉस्फोरस का PCl5 बनता है, तो ये पेंटाहाइड है ना। तो ये पेंटाहाइड में शेप ऐसा होता है, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। Cl ऊपर लगेगा, एक Cl नीचे लगेगा, 3 Cl इक्वेटोरियल पे लगेंगे, इक्वेटर पे कह लो। तो ये इक्वेटोरियल बॉन्ड है, इक्वेटोरियल बॉन्ड। और ये होता है एक्सियल बॉन्ड। और इस शेप को हम क्या कहते हैं? ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। अब इसमें जो एक्सियल बॉन्ड है वो ज़्यादा लंबे होते हैं, 240 पिकोमीटर का मान के चलिए, और इक्वेटोरियल होते हैं 202 पिकोमीटर के आसपास। तो एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर। क्यों लॉन्गर होते हैं? क्योंकि ये जो तीन हैं इनके लोन पेयर इसको भी रिपेल कर रहे हैं और इसको भी रिपेल कर रहे हैं, तो ये बॉन्ड्स लॉन्गर हो जाते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स आर शॉर्टर। तो आंसर देख लेते हैं, द एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन द इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। सी आंसर इसका सही होगा। ठीक है, ये शेप के ऊपर डिपेंडेंट है, PCl5 है। PCl5 के अंदर हमको देखना है कि कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस फॉर्मूले से भी देख सकते हैं, PCl5 इज इक्वल टू, इसका अगर निकालना है, H इज इक्वल टू हाफ V प्लस M माइनस C प्लस A। ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। हाफ वैलेंस शेल में फॉस्फोरस के कितने हैं? 5, और मोनोवैलेंट मतलब वैलेंसी 1 वाले कितने लगे हुए हैं? 5। तो 5 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, पांचों बॉन्डेड हैं, तो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर होना चाहिए। ट्रायगोनल बाइपिरामिडल में एक्सियल बॉन्ड्स लंबे होते हैं, इक्वेटोरियल छोटे होते हैं, क्योंकि 3 इक्वेटोरियल के क्लोरीन के लोन पेयर इसको ऊपर रिपेल करेंगे, इसको नीचे। तो चाहे क्लोरीन हो चाहे कोई और हो, कोई भी हाइड्रोजन होगा वो रिपेल करेगा। तो इक्वेटोरियल एक्सियल बॉन्ड्स विल बी लॉन्गर एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स विल बी स्मॉलर। तो सी आंसर करेक्ट है। ठीक है, हटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके सर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34। द कंपाउंड ऑफ ज़ीनॉन दैट हैज स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर। स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर कैसे होता है? ऐसे होता है, मान लो XeOF4 हो तो ऐसे होगा। यहाँ 4 ये लगे स्क्वायर पे, ऊपर ये लगा हुआ है लोन पेयर यहाँ पे, तो इसको कहते हैं स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर। ठीक है जी। तो इसको कैसे, आप कैसे पता लगाओगे? XeOF4 है, वैसे आंसर तो B हो गया, पर कैसे चेक करेंगे? जैसे अब इसमें है XeOF4 में हम फॉर्मूला लगाएंगे, H इज इक्वल टू हाफ V प्लस M माइनस C प्लस A। तो वैलेंस शेल सेंट्रल एटम ज़ीनॉन के 8 होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये डाईवैलेंट है तो नहीं लेना है। मोनोवैलेंट मतलब वैलेंसी 1 वाले कितने लगे हैं? 2, तो +2। तो 5 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 5 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए। ये CPR थ्योरी से है। 5 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डेड कितने हैं? एक ये और 2 ये हैं, तो 3 पेयर बॉन्डेड पेयर है, 2 लोन पेयर हो गए, 5 में से 3 गए 2। तो 5 में शेप होना चाहिए ये वाला PCl5 वाला। तो हम यहाँ पे ज़ीनॉन को ले लें और 2 लोन पेयर देने हैं और 3 बॉन्डेड कर लें। 3 बॉन्डेड में ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पे हो जाएगा, फ्लोरीन ऐसे आ जाएगा, तो लोन पेयर 120 पे आ जाएंगे। तो ये शेप तो T शेप्ड हो गया, तो ये नहीं है। अब इसको देखें XeOF4 को, इसके अंदर H इज इक्वल टू हाफ, वैलेंस शेल में 8 हैं, इसका 0 लगेगा, फ्लोरीन के 4 हो गए, तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 हो गए। 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें बॉन्डेड कितने हैं? 5, 4 ये और 1 ये, 5 बॉन्डेड पेयर है, 1 लोन पेयर है। तो 6 वाले में ऑक्टाहेड्रल शेप होता, 5 बॉन्डेड दिखा दिए और 1 लोन पेयर, तो ये स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है। अब अगर XeO2F2 को देखते हैं, उसको भी देख सकते हैं, हम लोग चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे XeO2F2 को? इसके अंदर XeO2F2 में H इज इक्वल टू हाफ, XeO2F2 में V प्लस M वाला देखेंगे, V प्लस M माइनस C प्लस A का फॉर्मूला लगा देंगे। हाफ ज़ीनॉन के आउटर मोशन में 8 है,
मोनोवेलेंट फ्लोरीन के 2 हैं, ये डाइवेलेंट है, इसकी नहीं जोड़ी जाती, मोनोवेलेंट के 2 होते हैं। तो 5 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, 4 बॉन्डेड हैं, 4 बॉन्डेड पेयर हैं, 1 लोन पेयर है। तो जब 5 पेयर होते हैं तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर होना चाहिए, पर अभी क्या है कि इसके अंदर ऐसे होगा, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड पे आएगी, फ्लोरीन लंबी हो जाएगी यहाँ पे ये, और डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक है, और लोन पेयर यहाँ पे आ जाएगा, इसको C100 कहते हैं। ये भी नहीं, इसको देख लेते हैं XeO2F2 को, H इज इक्वल टू 8 प्लस, ये तो जुड़ेगा ही क्योंकि 2 वैलेंसी, ये 1 वैलेंसी वाले 2 जुड़ गए, 5 पेयर है और 5 बॉन्डेड हैं, तो इसको ऐसे शेप आ जाएगा। 3 जो ऑक्सीजन हैं ये इक्वेटोरियल पे आ जाएंगे और फ्लोरीन ऊपर नीचे आ जाएंगे, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा। तो ये स्क्वायर पिरामिडल नहीं हुआ, तो स्क्वायर पिरामिडल का आंसर B फॉर बाउंडेड ये सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से फॉर्मूले के बेसिस पे हम शेप्स निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं, कितने बॉन्डेड है, कितने लोन पेयर है, हाइब्रिडाइजेशन भी निकाल सकते हैं, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो इस फॉर्मूले से शेप भी पता चल जाएगा और हाइब्रिडाइजेशन वगैरह पता करनी तो होगी, ठीक है। हटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35। SN1 रिएक्शंस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव हैलाइड्स आर अकम्पनीड बाय, ऑप्टिकली एक्टिव अगर हैलाइड है तो उसके अंदर रेसिपिक मिक्सचर बनेगा जिसमें इनैंशियोमर्स बनेंगे, तो फॉर्मेशन ऑफ इनैंशियोमर्स सही आंसर होगा। क्या होगा कि कोई हैलाइड है, मान लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है और यहाँ पे CH3 है, इसके चारों ग्रुप अलग अलग हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं C2H5 है और यहाँ पे C3H7 है, तो सारे अलग हैं, ठीक है। तो अब इसका जब मिरर इमेज अगर देखा जाए, क्योंकि इसमें क्या कह रहा है कि रिएक्शन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव हैलाइड्स, अब इसके अंदर अगर Cl हटता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज चढ़ेगा और इसके ऊपर OH आके लग गया। अब ये जो कंपाउंड बना, इसकी मिरर इमेज अगर हम देखेंगे तो ये मिरर इमेज आएगी। अब ये जो मिरर इमेज है इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होगी, क्योंकि जब इसको उठा के इस पर रखेंगे तो यहाँ पे C2H5 ही OH है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और जब ऑप्टिकली एक्टिव नॉन सुपर मिरर इमेजेस होते हैं तो इनको कहते हैं इनैंशियोमर्स, नॉन सुपर इम्पोजेबल, दैट इज नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं इनैंशियोमर्स, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अब डबल बॉन्ड की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, इधर से चलेंगे तो भी 2 पे, इधर से चलते हैं 2 पे, तो इधर से चलने में बेनिफिट क्या है कि साइड चेन को नंबर कम मिल जाएगा, तो इधर से नंबरिंग देंगे तो इसका नाम हो जाएगा 1-ब्रोमो-ब्यूटेइन। ये 1-ब्रोमो-ब्यूटेइन राइट आंसर है, ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड को तो चाहे इधर से नंबर करो चाहे इधर से 2 ही मिलेगा, और इधर से करने पे साइड चेन को नंबर कम मिल जाएगा, तो ये अगर आंसर सही है, ठीक है। तो ये 36 क्वेश्चन हो गए, इनको हटाता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 में, द रिएक्शन ऑफ टॉल्यूइन विद क्लोरीन इन द लाइट गिव्स व्हाट। जब क्लोरीन रिएक्ट करेगी टॉल्यूइन से, अब ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है कि क्लोरीन अगर सनलाइट में दोगे तो सिंगल बॉन्ड वाले पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा, बेंजीन रिंग से नहीं हटेगा, तो ये जो कंपाउंड बनेगा इसको बेंजाइल क्लोराइड कहेंगे। यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, तो इसको कहेंगे बेंजाइल क्लोराइड। तो आंसर आपका क्या होगा, बेंजाइल क्लोराइड वाला C, ठीक है। अगर सनलाइट में नहीं देते, क्लोरीन को डार्क में देते, तो फिर ये टॉल्यूइन CH3 से ऑर्थो या पैरा पोजीशन में लगता है। मतलब है कि मान लीजिए अगर ये टॉल्यूइन है और इसको हम क्लोरीन देते, इसके प्रेजेंस में आयरन इन दी डार्क, आयरन के प्रेजेंस में देते डार्क में, या FeCl3 AlCl3 के प्रेजेंस में देते, तो फिर क्या होता, CH3 यहाँ पे होता और यहाँ पे Cl लगता, या तो पैरा पे लगता या फिर कुछ पे पैरा पे भी लगता और ऑर्थो पे भी लगता। कब, जब डार्क में करते,
बट सनलाइट में करोगे तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म चलेगी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में जो सिंगल बॉन्ड वाला हाइड्रोजन हटेगा वो वहाँ पे लग जाएगा, तो बेंजाइल क्लोराइड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 में एग्जांपल ऑफ पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, अल्कोहल जिसमें OH एक से ज़्यादा हो, तो ये ग्लिसरॉल है, कॉमन नेम है ये प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल, 1,2,3 ट्रायोल, इसको ग्लिसरॉल कहते हैं। तो 1,2,3 तो हम कहेंगे इसका नाम है प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल। ये जो है आपका आंसर होगा पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल का। ठीक है, हटाते हैं इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको हटाते हैं। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिनॉल, पैरामिथाइल फिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल फॉलोज ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। सबसे ज़्यादा एसिडिक पैरा नाइट्रोफिनॉल होगा। पैरा नाइट्रोफिनॉल में एक्चुअली क्या है कि OH यहाँ पे है और NO2 यहाँ पे है, तो इसमें से H निकलेगा और ये इसको स्टेबलाइज करा देगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करा देगा, तो मोस्ट एसिडिक होगा। फिर उसके बाद मेटा नाइट्रोफिनॉल, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है ना मेटा, तो फिर मेटा नाइट्रोफिनॉल आ जाएगा यहाँ पे नाइट्रो। ठीक है, फिर उसके बाद फिनॉल आएगा और सबसे कम हो जाएगा मिथाइल फिनॉल। मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है वो एसिडिक कैरेक्टर कम करता है। ये इलेक्ट्रॉन फेंक रहा है, तो H के निकलने के बाद नेगेटिव चार्ज आएगा और ये नेगेटिव और फेंक रहा है, तो लीस्ट एसिडिक। इसके केस में H के निकलने के बाद जो नेगेटिव चार्ज आएगा उसको ये डीलोकलाइज करेगा, तो मोर स्टेबल। बट इसके जो नेगेटिव चार्ज है डीलोकलाइज जब होगा तो ऑर्थो एंड पैरा पे आएगा, तो अगर NO2 पैरा पे लगा होगा तो ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा एज कम्पेयर टू मेटा। तो ये आंसर देख लेते हैं, इसके अंदर पैरा नाइट्रोफिनॉल बाद में है, इन दोनों में है, और ये मेटा हो गया है, ये फिनॉल। तो ये वाला आंसर सही है। सबसे कम कौन सा है? मिथाइल फिनॉल। ठीक है, पैरा नाइट्रोफिनॉल सबसे ज़्यादा, फिर मेटा, फिर फिनॉल एंड देन पैरामिथाइल फिनॉल। तो ये बी इज द राइट आंसर। ठीक है, हटाते हैं इसको भी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इथानॉल व्हेन रिएक्टेड विद PCl5, ये इथानॉल है, PCl5 से रिएक्ट कर दो, तो ये कह रहा है, तो ये बनेगा POCl3 बनेगा और HCl बनता है। तो ये कह रहा है गिव्स A POCl3 HCl, A क्या होगा? ये हो जाएगा, ये A हो गया। फिर A रिएक्ट्स विद सिल्वर नाइट्राइड, अब इसको हमने CCl को AgNO2 से रिएक्ट करा, तो यहाँ पे NO2 लग जाएगा। ठीक है, प्लस AgCl होगा, तो A एंड B रेस्पेक्टिवली। तो ये हो गया आपका, इसको ये मेजर प्रोडक्ट B बनेगा। तो ये A ये हो गया और B ये हो गया। तो देख लेते हैं, एक ये है, एक ये है, और ये C2H5Cl, C2H5NO2। C इज द राइट आंसर। अगर KNO2 होता तो ONO मेजर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, AgNO2 में सिल्वर कम रिएक्टिव है, तो नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा, तो नाइट्रोजन के साइड से लोन पेयर आ जाने की वजह से यहाँ से जुड़ जाएगा। ठीक है, और अगर KNO2 होता तो फिर O की ओर से जुड़ता, इसलिए C इज द राइट आंसर। हटाते, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइड प्रोडक्ट इन द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ फिनॉल विद क्यूमीन मेथड। क्यूमीन जो होता है बेंजीन के ऊपर जब इयोन लगा होता है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन को क्यूमीन कहते हैं, इसको हम क्यूमीन कहते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब है फिनॉल जब इसको बनाना होता है तो पहले इसका ऑक्सीडेशन करते हैं। तो ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ पे C के साथ ऊपर, यहाँ पे इसको हटा देते हैं C, यहाँ पे OH लगता है और ये C ऐसे रहता है, तो ये OH आके इस पर चला जाता है एसिडिक मीडियम में, तो ये फिनॉल बन जाता है और एसीटोन बनता है। तो आंसर हमें क्या देना है? एसीटोन। एसीटोन इसमें दिया हुआ है, यस, C जो है एसीटोन दिया है, दिस इज द राइट आंसर। फिनॉल के साथ साथ एसीटोन बनता है जब क्यूमीन को हम पहले ऑक्सीडाइज करते हैं, तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनता है, फिर एसिडिफाई करते हैं तो फिनॉल एंड एसीटोन बनता है।
ठीक है। एसीटोन भी काम में आता है एज ए सॉल्वेंट और फिनोल्फ्थोरीन। द मोनोसैकेराइड यूनिट्स इन डाइसैकेराइड आर हेल्ड टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। होता क्या है कि जो मोनोसैकेराइड में मान लो ग्लूकोज और फ्रक्टोज है, ये ग्लूकोज है मान लीजिए, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे इसके OH लगा है, और ये मान लीजिए फ्रक्टोज है, यहाँ पे इसके OH लगा है, ठीक है। तो इसका OH और इसका H जब हटेगा तो बीच में वाटर हटने के बाद यहाँ पे एक लिंकेज आ जाएगी। तो इस लिंकेज को ऑक्सीजन के थ्रू जो लिंकेज आती है तो इसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये जो लिंकेज है ऑक्सीजन के थ्रू इसको कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये आंसर होगा, ठीक है। हटा देते हैं इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ। अमीनो एसिड से प्रोटीन बनते हैं। जब बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ते हैं तो प्रोटीन बनता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वन दैट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ज्यूटर आयन। ज्यूटर आयन क्या होता है? जैसे अमीनो एसिड ज्यूटर आयन की तरह एग्जिस्ट करता है, कैसे? इसमें यहाँ पे अमीनो ग्रुप भी होता है और एसिड ग्रुप भी होता है। तो इसका H जो है क्या होता है, इसके ऊपर निकल के आ जाता है, ये NH3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज चला जाता है, CrH और COO नेगेटिव हो जाता है। तो जब ऐसा हो जाता है तो इसको कहते हैं ज्यूटर आयन। ज्यूटर आयन में क्या होता है, जब सेम मॉलिक्यूल पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों एग्जिस्ट करते हैं तो ऐसे आयन को कहते हैं ज्यूटर आयन। तो ये किसमें होता है? अमीनो एसिड में। इसमें अमीनो ग्रुप भी है, एसिड ग्रुप भी है। एसिड का H+ निकल के इस पे चला जाता है सॉल्यूशन में, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। जब सेम मॉलिक्यूल में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को एग्जिस्ट करते हैं तो ऐसे को हम कहते हैं ज्यूटर आयन, ठीक है बच्चों। तो आज 44 क्वेश्चंस तक करते हैं और बचे हुए क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इनको प्रैक्टिस करिए। इसके अलावा और भी जो नेट के ऊपर या किसी बुक से आपको मिलते हैं तो टर्म 1 के MCQ आप करेंगे जितने ज़्यादा उतने कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, आपके 12th बोर्ड के लिए भी बेनिफिट हो जाएगा और कॉम्पिटिशन्स के लिए। ओके बच्चों, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।